देखो बेटा, अभी हमने पहले पढ़ा था एक चार्ज पार्टिकल था। चार्ज पार्टिकल वो घूम रहा था, ठीक, सर्कल में घूम रहा था v स्पीड से। उसका टाइम पीरियड था t, फ्रीक्वेंसी थी f, ये हमने पढ़ा था। उसका क्या निकाला था हमने? डाइपोल मोमेंट, है ना, म्यू। और डाइपोल मोमेंट म्यू उसका जो आया था उस और एंगुलर मोमेंटम उसका क्या रिलेशन था? तो म्यू बाई एल इक्वल था क्यू बाय 2m, ठीक। तो हमने ये प्रूफ किया था एक चार्ज्ड पार्टिकल के लिए, जो प्लस क्यू चार्ज था, ऐसे घूम रहा था सर्कल में, ठीक, r रेडियस में, ठीक है। अच्छा, v स्पीड से घूम रहा था ये। अब देखो, इसी चार्ज्ड पार्टिकल जो पॉइंट चार्ज था, ऐसे सर्कल में घुमा रहे थे। अब मैंने क्या किया, एक रिंग ले ली, इसका मास क्या था? m था। अब मैंने एक रिंग ले ली जिसका मास है m, इस रिंग का मास m है, और जो प्लस क्यू चार्ज था वो मैंने इस रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो, ये प्लस क्यू चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और रिंग को घुमा दिया ऐसे। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा से, ठीक। तो इसका टाइम पीरियड पता चल जाएगा क्या हमें? हाँ, तो t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा इसका, रिंग का रोटेशन का। अब हमें क्या चाहिए? एंगुलर मोमेंटम चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? देखो, म्यू बराबर करंट इनटू एरिया। अब सोचो, जब ये रिंग घूमेगी तो ये चार्ज भी घूमेगा, रिंग के ही ऊपर तो चार्ज है, ठीक, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, उसके ऊपर चार्ज है। अब बेटा, करंट कैसे निकालें? तो मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं करना होता है, सीधा सा एक काम करना है करंट के लिए, एक क्रॉस सेक्शन ले लो। तो चलो, मैंने यहां पे एक क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये क्रॉस सेक्शन ले लिया, ठीक, रिंग का ये क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब इस क्रॉस सेक्शन से जब ये रिंग घूमेगी तो पूरा क्यू चार्ज, देखो यहां से लेके और यहीं तक पूरा, ये पूरा चार्ज यहां से कब निकल जाएगा? जब ये रिंग एक चक्कर लगा लेगी, है ना। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो होगी, अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन टी। तो चार्ज पूरा ले लूं मैं, तो पूरा चार्ज यहां इस क्रॉस सेक्शन से तब गुजरेगा जब ये एक चक्कर लगा लेगी रिंग, मतलब उसका टाइम क्या होगा? t। तो I बराबर हो जाएगा Q बाय टी की जगह पे 2 पाई अपॉन ओमेगा। समझ गए? तो ये हमारी करंट आ गई, और एरिया करंट देखो यही फ्लो होगी, इसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो ये पूरा एरिया इनक्लोज्ड क्या होता है? ए। तो म्यू बराबर सबको पता है I इंटू ए, तो म्यू बराबर I की जगह पर रख दो Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर। तो देखो, पाई से ये पाई खत्म हो गया, तो म्यू बराबर हो गया Q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर इसमें पूछे वो एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो इस एक्सिस के अबाउट, देखो ये इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये एक्सिस होगी इसकी। पहले तो डाइपोल मोमेंट बताओ किस डायरेक्शन में आएगा। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व कर देते हैं। देखो, करंट ये जा रही है, तो फिंगर्स को ऐसे कर्व करोगे तो थंब बताएगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो ये डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ आ गया, ठीक। चलो, इसका डायरेक्शन पता चल गया। अब एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L बराबर आई ओमेगा होता है, सबको पता है L बराबर आई ओमेगा। इस रिंग का I कितना होता? mr स्क्वायर। तो mr स्क्वायर और इनटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसकी। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखो, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आई ओमेगा, तो ये तो सिंपल है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं रोटेशन में। ओमेगा की तरफ कर्व कर दो फिंगर्स को, तो ओमेगा ऐसा है, तो ये ओमेगा हो गया। तो थंब बताएगा एंगुलर मोमेंटम, मतलब बाहर की तरफ। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट म्यू और एंगुलर मोमेंटम ओमेगा दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अब देखो इनका रिलेशन, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कर दो, फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो म्यू अपॉन एल बराबर, देखो, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन एम आर स्क्वायर ओमेगा। देखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ओमेगा से ओमेगा खत्म, तो ये म्यू अपॉन एंगुलर मोमेंटम बराबर हो गया Q बाय 2m। और यही मैंने पहले प्रूव किया था, तो ये हमेशा वैलिड रहेगा, ठीक। समझ गए होंगे सब लोग इतनी बात, तो इसको नोट कर लीजिए। ये तो हमने रिंग के लिए किया है, रिंग का एंगुलर मोमेंटम, रिंग का एंगुलर मोमेंटम, और ये डाइपोल मोमेंट, उसका रिलेशन भी निकाल दिया, ठीक।
अब मैं इसी रिंग की जगह पे डिस्क ले लेता हूं, तो रिंग की जगह डिस्क कर दूं, बाकी सब कुछ वही है। क्यू चार्ज, अब डिस्क है नॉन कंडक्टिंग डिस्क, उसके सरफेस पे हमने पूरा क्या फैला दिया, चार्ज फैला दिया, कितना, क्यू चार्ज। तो यहां पे मैं क्या करूं, रिंग की जगह पे डिस्क लिख देता हूं, ठीक। चलो अब देखो, तो ये है हमारी डिस्क, ठीक। इस पे पूरा चार्ज है कितना, क्यू, और रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर, पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस पे, ध्यान रखना, ठीक। तो क्यू चार्ज कितने सरफेस पे है, तो इससे सिग्मा निकाल सकते हो क्या, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन पूरा एरिया, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब मुझे इसका डाइपोल मोमेंट चाहिए, अब ये घूमेगी तभी तो डाइपोल मोमेंट आएगा, करंट तो तभी फ्लो होगी ना। तो ये किस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इस एक्सिस के अबाउट, ये ध्यान रखना, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हैं हम ऐसे, कितने एंगुलर वेलोसिटी से, वही ओमेगा से। चलो अब इसका हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। इस डिस्क को आप मान सकते हो कि ये छोटी छोटी रिंग से बना हुआ है, क्लियर। तो चलो क्या करते हैं, यहां से आगे जाते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक रिंग बनाओ। तो ये बना दी हमने रिंग। अब क्या करें, चार्ज तो सरफेस पे है, तो फिर थोड़ा और आगे जाओ, कितना, डी आर, फिर से एक रिंग बनाओ। चलो भाई फिर से एक रिंग बना दी। अब इस रिंग, थिन रिंग हो गई है, ठीक। इस रिंग के देखो इस सरफेस पे, इतने सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो इस पे मान लो डी क्यू, तो इस पे मैं चार्ज मान लेता हूं डी क्यू। अब डी क्यू बताओ कैसे आएगा, तो एलिमेंट्री चार्ज ऑन रिंग, एलिमेंट्री चार्ज ऑन रिंग डी क्यू बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सरल है यार, सिग्मा इंटू इसका एरिया, ये वाला डॉट 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 दिख रहा है, जो डैश दिख रहा है, ठीक। तो सिग्मा इंटू डी ए। अब बेटा सिग्मा कितना है, ये लिखा है देखो, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, और डीए कितना होगा, तो अब इसका डीए तो सबको पता है, 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना। तो 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर, बहुत ध्यान से सुनना। अभी डी क्यूब, अक्सर इसमें एक गलती कर देते हैं सब लोग, तो हम चाहते हैं आप वो गलती ना करें। तो ये हो जाएगा, तो इसको सही से लिख लेते हैं, देखो पाई से पाई खत्म, ये हो जाएगा 2q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, ये हो गया हमारा डी क्यू। अब एक बात बताओ, जब ये रिंग, सिर्फ अभी रिंग को देखना है, तो रिंग का जो एलिमेंट्री रिंग आई है, पहले इसका डाइपोल मोमेंट निकालो। तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेगा, बिल्कुल वैसे ही, आई इंटू एरिया। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ रिंग, तो ये कैसे आएगा, देखो इसको बोलोगे डी म्यू, तो डी म्यू बराबर तो वही होगा, करंट इंटू इसका एरिया। एरिया कौन सा, रिंग ने जो एरिया एनक्लोज्ड किया होगा, मतलब ये वाला एरिया, समझ गए ना। हाँ, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी रिंग में, देखो रिंग का चार्ज जब घूमेगा तो इसी में करंट फ्लो होगी, आई। पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे चार्ज घूम रहा होगा, ठीक, तो वहां पे उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो डी म्यू बराबर, अब आई बताओ इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही, तो अभी बताया था मैंने, क्या करो इस रिंग में एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लो, इमेजिन कर लो, और पूरा चार्ज जो ये है रिंग का कितना, डी क्यू, अंदर वाला चार्ज नहीं, सिर्फ रिंग का चार्ज डी क्यू, वो इस क्रॉस सेक्शन से कितनी देर में गुजर जाएगा, टाइम पीरियड के बराबर, मतलब एक चक्कर में, उसमें टाइम लगेगा कैपिटल टी। तो डी म्यू बराबर हो जाएगा आई की जगह पे डी क्यू और अपॉन कैपिटल टी इंटू एरिया। अब इस रिंग से एरिया इनक्लोज, तो ये पाई आर स्क्वायर है, पाई स्मॉल आर, ये वाला एरिया जो दिख रहा है ये पाई आर स्क्वायर, ठीक, एनक्लोज्ड एरिया। तो देखो ये डी म्यू बराबर, अब डी क्यू ये लिखा हुआ है 2q अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, और अपॉन में देखो टी, तो यहां लिख देते हैं टी, टी की जगह पे रख दो, टी की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा दिया था ना अपन, ओमेगा के फॉर्म में लिख देते हैं, नहीं तो टाइम पीरियड भी दिया होता है तो टी लिख देते, ओमेगा इनटू पाई आर स्क्वायर। देखो अब पाई से ये पाई खत्म, आर क्यूब हो जाएगा ये, तो यहां पे डी म्यू बराबर हो जाएगा, डी म्यू बराबर हो जाएगा, देखना 2q आर क्यूब डी आर अपॉन
और ऊपर ओमेगा भी आ जाएगा, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा और नीचे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, चलो खत्म। तो ये नीचे बचा आर स्क्वायर। ठीक, ओके। अब इसका म्यू निकालो, तो म्यू बराबर मतलब डिस्क का, ये तो रिंग का था, अब डिस्क का इंटीग्रेट कर दो इसको, तो क्यू ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन आर क्यूब डी आर, और आर की लिमिट 0 टू कैपिटल आर। ठीक, तो ये आ जाएगा सॉरी, तो ये आ जाएगा बेटा आर की पावर 4 अपॉन 4। अब देखो म्यू बराबर हो गया हमारा क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4, मतलब 1/4 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। ये हो गया क्या, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। अब हमें चाहिए एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल डिस्क का पूरा, तो सीधा फॉर्मूला है आई ओमेगा। आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर होता है, तो हाफ एम आर स्क्वायर, इसका पूरा मास कितना है एम, तो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। समझ गए, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब डिवाइड करके देख लो, तो म्यू अपॉन एल बराबर आ गया, देखो क्यू अपॉन 2m, सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्यू बचेगा और नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे m बचेगा। ठीक, तो ये देखो ये रिजल्ट हमेशा वैलिड रहता है। क्लियर, तो चलो ये भी समझ गए होंगे आई थिंक सभी लोग। अब डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम डायरेक्शन में होंगी। देखो इसकी जो करंट है वो ऐसे है, तो इसका म्यू कहां आएगा, मैंने क्या बोला था, डाइपोल मोमेंट के लिए क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को राइट हैंड का कर्ल करते हैं, तो ये करंट ऐसे, ये तो बाहर आएगा। अब ये एक रिंग का है, सारी रिंग का बाहर ही आएगा, तो सारा एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएगा। क्लियर, तो बाहर की तरफ आ गया। अब इसका आई ओमेगा देखो, मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखो, तो फिर से ओमेगा की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो ये बाहर आ गया, मतलब सेम डायरेक्शन में ही होते हैं दोनों। चलो ये भी अब मिटा देते हैं। अब देखो ऐसे ही अब हमें ये रिजल्ट ध्यान रखना है, ये रिजल्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा रिजल्ट, कि डाइपोल मोमेंट ऑफ रिंग, डाइपोल मोमेंट ऑफ डिस्क ये होता है, ये याद रख लो। ठीक, अब देखो अभी हमने डिस्क का निकाला, अब मान लो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर होता, क्या होता, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का कैसे निकालते हैं हम, तो चलो कर लेते हैं सॉलिड स्फीयर का। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ, अभी रिंग निकाला था, फिर डिस्क निकाला, और अब हम सॉलिड स्फीयर का निकाल रहे हैं, क्या, डाइपोल मोमेंट। तो दो तरीके हैं, या तो आप एक फॉर्मूला यूज करो, म्यू अपॉन एल बराबर क्यू अपॉन 2m, वैलिड है, या फिर पूरा इंटीग्रेशन से करो। तो मैं दोनों तरीकों से बता देता हूं आपको। चलो देखते हैं, ये मिटा दे रहे, ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलो तो मैंने माना ये एक स्फीयर है, और स्फीयर कैसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग होगा तो चार्ज सरफेस पे आएगा, नॉन कंडक्टिंग है मतलब पूरे में चार्ज है। ठीक, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। क्लियर, चलो अब इसकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस है इसकी कैपिटल आर। ठीक, और ये क्या कर रहा है, देखो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ये, या फिर मान लेते हैं कि ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा दो, ये घूम रहा है ओमेगा से, मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, देखना ऐसे ऐसे घूम रहा है। ठीक, समझ गए ना, कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से। चलो अब देखो ये सेंटर है इसका, तो बेटा अब हम इसको क्या करें, हमें इसका डाइपोल मोमेंट चाहिए, तो इंटीग्रेशन से करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहां से अच्छा, इस सॉलिड स्फीयर को हम कैसा मान सकते हैं, मैं मान सकता हूं कि इसमें बहुत सारी डिस्क हैं अलग अलग रेडियस की। तो बहुत सारी डिस्क जब अलग अलग रेडियस की बना दोगे तो पूरा एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो चलो एक डिस्क देखते हैं, यहां से चलते हैं ऊपर एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, एक्स पे गए, एक क्या बनाई हमने, एक सर्कल बनाया, डिस्क चाहिए हमें, और मैंने सर्कल बनाया पहले। तो ये इस सर्कल की रेडियस कितनी है, आर, ये समझ गए ना, ऐसा सर्कल बनेगा ना, इमेजिन करो, एक्स पे गए और ऊपर ये सर्कल बना दिया, फिर डीएक्स पे और जाओ, एक और सर्कल बना दो। तो यहां से फिर मैं गया डीएक्स पे, चलो डीएक्स पे चलेगा, मैंने एक और बना दिया, क्या, सर्कल। इन दोनों सर्कल्स
के बीच में क्या बन गया, डिस्क बन गया ये, ठीक, जिसकी रेडियस क्या है r, ये है x, और ये क्या है यार, ये तो स्फीयर की ही रेडियस है कैपिटल R। मतलब मुझे इसकी रेडियस निकालनी है अगर, तो वो आ गई पाइथागोरस थ्योरम से लगा दो, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर इक्वल, यहां पे लिख लेते हैं अलग से, ठीक, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये एक रिलेशन मैंने R के लिए लिख लिया, ठीक। चलो अब देखो आगे, तो बेटा अब इस डिस्क का क्या चाहिए हमें, ये डिस्क क्या कर रही है, पहले ये देखो, ये डिस्क ऐसी रखी हुई है और पूरा स्फीयर घूम रहा है ओमेगा से, तो ये डिस्क भी घूमेगी ओमेगा से, डिस्क भी ओमेगा से घूमेगी ऐसे अपनी जगह पे। और यही तो मैंने अभी किया था, एक डिस्क ली थी, उसको ऐसे ऐसे घुमाया था, है ना, इस एक्सिस के अबाउट, ये डिस्क थी और ये एक्सिस थी, वही डिस्क अब मैंने ऐसी कर दी और एक्सिस ये हो गई, बात तो वही है बिल्कुल। तो यही आंसर आएगा इसका, सिर्फ Q की जगह पे इसका चार्ज आएगा और R की जगह पे इसकी रेडियस आएगी जो स्मॉल r है, ठीक। तो देखो अब, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ डिस्क, इसको हम डी म्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी म्यू। तो डी म्यू बराबर तो यही आ जाएगा 1/4 dq इंटू ओमेगा इंटू स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल r है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, यहां पे dq लिख दो, तो dq क्या लिखते हैं हम यार, कितना सिंपल है, dq लिखने के लिए इसका पहले तो चार्ज कहां है, पहले ये बताओ, चार्ज है वॉल्यूम में, ठीक। तो इसका dq हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटू चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज। तो पहले तो रो निकाल दो इसका, इस पूरे स्फीयर में पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज अपॉन पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, क्लियर। ये हो गई यूनिट वॉल्यूम में चार्ज। अब इस डिस्क में कितना चार्ज होगा, तो डिस्क का वॉल्यूम इंटू रो इंटू वी, यही तो होता है, तो रो इंटू डीवी, इसका वॉल्यूम डीवी मान लेते हैं। अब देखो, तो dq बराबर रो की वैल्यू तो हो गई q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, और इंटू इसका वॉल्यूम बताओ, तो कितना सिंपल है यार, डिस्क है पाई r स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया ये वाला, और इंटू विड्थ पाई r स्क्वायर इंटू विड्थ, तो ये हो जाएगा पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू विड्थ क्या है dx, रेडियस r है और विड्थ dx है इसकी dx, तो ये हो गया। अब देखो dq बराबर, देखो पाई से पाई खत्म, 3 ऊपर जाएगा तो 3q अपॉन 4r क्यूब इंटू r स्क्वायर dx। अब क्या करो, r स्क्वायर देखो ये लिखा हुआ है और ये dq लिखा हुआ है, तो dq को यहां डाल दो, तो dq को जब तुम यहां डालोगे तो ये dμ क्या आएगा, dμ बराबर आ जाएगा 1/4 या ओमेगा/4, ये ओमेगा है ना, तो ओमेगा/4, और ये हो जाएगा देखो 3q/4r क्यूब इंटू r स्क्वायर इंटू dx और इंटू r स्क्वायर। तो देखो ये dμ आ गया, बिठा देता हूं अब मैं, ठीक। चलो अब देखो dμ बराबर आ गया हमारा, dμ बराबर हो गया 3/16 ओमेगा क्यूब अपॉन नीचे r क्यूब और r की पावर 4 इंटू dx, r की पावर 4 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करो इसका, तो टोटल डाइपोल, ये तो डिस्क का था, और ये टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, तो म्यू बराबर, देखो इसमें से बाहर कर दो जो कांस्टेंट्स हैं, तो 3 ओमेगा क्यू अपॉन 16 r क्यूब, ये तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन r की पावर 4 dx, ये आ जाएगा, ठीक। और लिमिट x की आएगी, तो x की लिमिट कितनी होगी, यहां पे x बराबर 0 है और यहां x बराबर रेडियस के बराबर हो जाएगा, मतलब 0 टू कैपिटल R। लेकिन सोचो क्या आप r को x के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले से ही रिलेशन लिख लिया था। इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आ जाएगा, r तो कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएट 0, इसका करो x के रिस्पेक्ट में कर दो, तो देखो ये आ जाएगा 2r इंटू dr अपॉन dx, क्लियर, और प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो अब देखो ये आ गया, इतनी बात आई थिंक समझ गए होंगे सभी लोग। अब एक काम करते हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है r की पावर 4 की जगह पे हम क्या लिखें, तो वहां से देखो क्या आ जाएगा,
नहीं, एक काम करो, एक काम करते हैं पहले आर यहां लिख के दिखाता हूं। ठीक, सबसे पहले तो क्या लिखा था मैंने, आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे चाहिए आर की पावर 4, तो आर की पावर 4 इक्वल इसका होल स्क्वायर। तो ए इसका होल स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा। ठीक, आर की पावर 4 हो गया। ठीक, अब देखो आर की पावर 4 को यहां लिख दो, ये पूरा वैल्यू यहां डाल दो, तो देखो ये म्यू बराबर हो जाएगा 3 ओमेगा क्यू अपॉन 16 आर क्यू, ये तो बाहर रहेगा। अब इंटीग्रेशन में अंदर, तो इंटीग्रेशन आर की पावर 4 में ये लिखना है पूरा, तो इंटीग्रेशन देखना आर स्क्वायर डीएक्स लिमिट 0 टू आर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिमिट 0 टू आर माइनस 2 आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स लिमिट 0 टू आर, ये तो आएगा। अलग अलग सबका इंटीग्रेशन कर दिया, तो म्यू बराबर हो जाएगा 3 ओमेगा क्यू अपॉन 16 आर की पावर 3। अब देखो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें है क्या, आर स्क्वायर है इसका, तो ये सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, आर स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा और यहां पे इंटीग्रेशन डीएक्स और लिमिट 0 टू आर, तो ये आर आ जाएगा। ठीक, प्लस एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, ये है ना, एक्स क्यूब बाई 3 मतलब आर क्यूब बाई 3 लिमिट डालोगे तो, और फिर ये माइनस 2 आर स्क्वायर, और ये देखो ये भी आ जाएगा एक्स क्यूब बाय, ये आ जाएगा आपका 2 आर स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 मतलब आर क्यूब बाय 3। ठीक, आर क्यूब बाय 3। ओके, देखो अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा म्यू बराबर 3 ओमेगा क्यू अपॉन 16 आर क्यूब। इसको देखो ये आर क्यूब प्लस आर क्यूब बाय 3, यहां पे कुछ गड़बड़ कर दिया, स्मॉल आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहां डाला आर स्क्वायर बाहर, आर क्यूब आर आ जाएगा ये वाला एक्स क्यूब बाई 3 मतलब आर क्यूब बाई 3 माइनस 2 आर स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बाई ये आर क्यूब बाई 3 आएगा, ये भी सही है यार, है ना। कुछ तो गड़बड़ हो गया, डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी आर स्क्वायर डी एक्स इंटू आर स्क्वायर आर की पावर 4, नीचे आर की पावर 4, ये कितना आएगा, हाँ बेटा देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये r की पावर 4 आएगा और ये x की पावर 4 आएगा, सॉरी ये गलती कर दी थी मैंने, तो यहाँ r की पावर 4 आएगा और ये x की पावर 4 आएगा, तो r की पावर 4 का ये हो जाएगा तुम्हारा r की पावर 4 तो बाहर रहेगा और यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक, और ये x की पावर 4 है तो इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 5/5 और लिमिट डालोगे तो r की पावर 5/5 माइनस 2 आर स्क्वायर और ये आर क्यूब बाई 3। अब देखो ये हो जाएगा आर की पावर, एलसीएम ले लो इसका, तो 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 3 15, ये देखो यहां पे हो जाएगा 15 आर की पावर 5 प्लस यहां पे 3 आर की पावर 5 माइनस 3 5 या 5 तो 10 आर की पावर 5, तो ये बचेगा 15 3 18 में से 8 बचे, 8 आएगा ये, तो म्यू बराबर हो जाएगा देखो 3 ओमेगा क्यू और ऊपर आएगा 8 आर की पावर 5 और नीचे आएगा 16 इंटू 15 आर की पावर 3, तो देखो 8 2 जा 16 और 3 ये हो जाएगा 3 5 10, मतलब म्यू बराबर आ जाएगा ओमेगा क्यू आर की पावर 2 बचेगा ऊपर और अपॉन में 10 आ जाएगा, ये हमारा म्यू आ गया। ठीक, सॉलिड स्फीयर का ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे इसका, तो मैं देखो इतना ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये वाला
समझ गए होंगे आई थिंक, बिल्कुल सिंपल सा था। अब बेटा अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम निकालूं इस एक्सिस के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम L बराबर तो आई ओमेगा होता है ना। तो L बराबर आई की वैल्यू, आई तो 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर है ना, तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब म्यू अपॉन एल करो, तो म्यू अपॉन एल तो देखो ओमेगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन 10 और डिवाइड करना है इसका, तो 2/5, हाँ 2/5 mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा खत्म, r² से r² खत्म, ये वहां पे ये सही किया ना, 5 to the 10, तो म्यू बाई एल बराबर 15r की पावर 5 प्लस 5 3r की 5 माइनस 8 बचे, 8 2 16 3 15 10 बचा, ये भी सही है। म्यू बाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन 4m, यहां 4 मैंने फिर से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की हुई है, 2r²। अब एक बार आप लोग इसको चेक करना, यहां पे 2 आना चाहिए, ये आ जाएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, हो सकता है कैलकुलेशन तो आप लोग चेक कर सकते हो ना, तो इसको एक बार देख लेना, 100% आ जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो देखो म्यू बाई एल बराबर वही आया, क्यू बाई 2m आया ना। अब मैं ये बोल रहा था कि इतना हमने इंटीग्रेशन करके ये म्यू निकाला है, ये मैं मिटा रहा हूं पूरा। अगर मुझसे डायरेक्ट कोई पूछता कि जल्दी से बताओ, क्या बताओ, म्यू बताओ, इसका म्यू बताओ, तो मैं जानता हूं, म्यू पूछ रहा है हमसे, तो हम जानते हैं म्यू बाई एल बराबर होता है क्यू बाई 2m, ठीक। तो म्यू बराबर हो जाएगा एल इंटू क्यू बाय 2m, तो म्यू बराबर, अब एल पता होना चाहिए, एल निकालना तो आसान है, तो एल बराबर क्या था, आई ओमेगा, तो एल बराबर आई, अब सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr² और इंटू ओमेगा, ठीक। तो ये यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 2/5 mr² इंटू ओमेगा इंटू क्यू बाय 2m, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू बराबर mr² ओमेगा क्यू बाय m से m कैंसिल हो जाएगा, m से ये m खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल, तो r² ओमेगा क्यू बाय 5 ये बचेगा, ठीक। ये इसका आंसर, यहां पे मैंने बोला 10 है, यहां पे 5 आएगा, आप कर लेना कैलकुलेशन, 100% 5 आएगा, ठीक। ओके चलो, अब बेटा देखो, अब ये मैं कहता हूं डायरेक्ट यहां से कर सकते हो आप लोग, क्लियर। तो आई होप ये बात सब लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे। मान लो हमसे कहे एक सॉलिड कोन है, ये एक सॉलिड कोन है, सॉलिड है, ठीक। इसकी रेडियस r है और मास m है। कह रहा है कि अच्छा इसमें चार्ज भी है, ठीक है, इसमें चार्ज कितना है, q। कह रहा है इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमा दिया ऐसे, ठीक। तो कह रहा है बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम, सॉरी डाइपोल मोमेंट बताओ, तो इसका डाइपोल मोमेंट बताना है, म्यू बराबर क्या होगा। अब म्यू निकालना है, चार्ज को इंटीग्रेट करके फिर आई, म्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू ए, डी म्यू निकाल, पहले डिस्क में डिवाइड करोगे, उससे निकालोगे पूरा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम शॉर्ट में कर सकते हैं इसको। पहले इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लो इसके अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम एल बराबर होता है आई ओमेगा, तो एल बराबर आई, अब इसका आई पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 3/10 mr² होता है, तो ये हो गया 3/10 mr² इंटू ओमेगा, ठीक। ये हो गया एल हो गया, ये एल मतलब एंगुलर मोमेंटम। अब म्यू चाहिए, तो म्यू अपॉन एल बराबर क्यू बाय 2m, मतलब कि एल से यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो ये म्यू बराबर हो गया देखो क्यू बाय 2m, और एल की जगह पे 3/10 mr² ओमेगा,
m से m खत्म हो गया, तो ये म्यू बराबर हो जाएगा इसका 3/20 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। बस खत्म। कितना सिंपली हमने म्यू निकाल दिया। नहीं तो फिर तुम यहां से ऊपर जाते एक्स पे, फिर एक डिस्क सर्कल लेते, फिर ऊपर डीएक्स पे जाके सर्कल बनाते, बिल्कुल ऐसा ही डिस्क बनाते, उसका एंगुलर मोमेंटम लिखते, फिर उसको इंटीग्रेट करते, तो ये सिंपल हो गया। ठीक, तो आई होप सब लोग इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। देखो बेटा, अभी तक हमने क्या क्या सीखा था। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा था, उस पे नेट फोर्स, क्लोज्ड लूप था, उस पे नेट फोर्स 0 था, है ना। लेकिन टॉर्क 0 नहीं आया था, टॉर्क आता है कुछ, है ना। तो हमने ऐसे कुछ क्वेश्चंस टॉर्क के और फोर्स के किए थे। लेकिन अब हम लोग स्पेशली एक क्लोज्ड लूप पर, लेकिन ध्यान रखें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क निकालना सीखेंगे। एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग? टॉर्क ऑन a closed current carrying loop, किसी भी शेप का लूप हो सकता है। ठीक, तो टॉर्क ऑन अ करंट क्लोज्ड करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत जरूरी ध्यान रखना। मतलब क्लोज्ड लूप है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक, मतलब ऐसे है, ऐसे यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? चलो अब देखते हैं कैसे डिराइव करें। तो इसका सबसे पहले हमने क्या किया, मान लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। ये एक लूप है, ठीक, ये एक लूप है। कैसा लूप है ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। आप ऐसे समझ लो, ये बुक दिख रही है आपको, ऐसे रखा हुआ है एक लूप। क्लियर? इसकी लेंथ है L, रेक्टेंगुलर लूप है, ये ऐसे रखा हुआ है बोर्ड के प्लेन में, बिल्कुल ठीक, ये बोर्ड के प्लेन में लूप रखा हुआ है। इसमें करंट फ्लो हो रही है I। तो चलो इसमें I करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे मान लो, इस सेंस में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? ठीक है। अब मैं इस लूप को थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं, समझना ध्यान से। पहले तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? तो अभी मैंने इसमें करंट ऐसे फ्लो की है, तो इसका एरिया वेक्टर अभी बताओ। ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? मैंने क्या बोला था? एरिया वेक्टर क्या निकालते हैं? करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर दो फिंगर्स को, ये कर दिया। ये इस लूप के परपेंडिकुलर, ये आ गया बाहर की तरफ इसका एरिया वेक्टर। ठीक, ओके। और यही होता है इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर। याद है डाइपोल मोमेंट क्या होता है? करंट इंटू एरिया एनक्लोज्ड। तो एरिया एनक्लोज्ड कितना है इसका? L इंटू बी, ये हो गया एरिया रेक्टेंगुलर लूप का, और करंट है I, तो I इंटू ए, ये हो गया इसका डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन क्या है डाइपोल मोमेंट की? तो राइट हैंड से फिंगर्स की डायरेक्शन में कर्ल कर दो, कर दिया करंट की डायरेक्शन में कर्ल किया, तो ये बाहर की तरफ, यही एरिया वेक्टर है, यही डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। कितना? I इंटू एरिया, और एरिया है L इंटू बी। क्लियर? ये मतलब ये है, तो ये है इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर या एरिया वेक्टर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लूप को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रहा हूं। देखो ये है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया। क्लियर? कितने एंगल से? थीटा एंगल से। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर था, जब तुम इसको टिल्ट करोगे, देखो वो भी घूम गया, ये घूम गया। देखो ये ऐसे था और ऐसा हो गया। कितने एंगल से घूमेगा जरा देखो, सोचो। तो ऑब्वियस सी बात है थीटा एंगल से ही घूमेगा, है ना। तो अगर इसका डाइपोल मोमेंट ये है और इसको तुमने ऐसे टिल्ट किया, तो ये डाइपोल मोमेंट घूम जाएगा ऐसे। क्लियर? तो एरिया वेक्टर थीटा एंगल से घूम जाएगा। क्लियर? अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अच्छा पहले हम इसी में देखते हैं। ठीक, चलो करंट फ्लो कर देते हैं। ये करंट I, ये है कितना? B, ये कितना है? L, और इसमें देखो ऐसे आएगी करंट। क्लियर? ये आ गई, इसमें ऐसे चली जाएगी करंट I, इसमें ये चली जाएगी करंट I। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तो ये लूप है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां है? यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां है? तो मैग्नेटिक फील्ड में रखना है ना इसको, तो हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड है बोर्ड के प्लेन में राइट साइड की तरफ। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, टॉर्क देख लेते हैं पहले। तो चलो करते हैं। तो सारे टॉर्क आएगा कहां से? टॉर्क कहां से आएगा? ये जो चार वायर्स हैं P Q R S, ये जो चार वायर्स हैं P Q Q R R S और PS,
इन पे फोर्स लगेगा और उन्हीं फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर? ओके, तो अब देखो फोर्स निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला ये है, तो सबके लिए यही मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इस वाले वायर पे बताओ पहले तो कहां लगेगा फोर्स। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब फोर्स F ऑन PQ, PQ पे तो क्या होता है I dl क्रॉस B, I इंटू dl क्रॉस B, मतलब I dl इंटू B इंटू साइन थीटा, जहां थीटा dl और B के बीच का एंगल है। इसमें dl वेक्टर कहां है? तो ये L है, जो इसकी लेंथ जो है उसमें करंट की डायरेक्शन में टेंजेंट, तो ये तो स्ट्रेट वायर है, उसमें तो टेंजेंट यही आ जाएगी। तो इस लेंथ का B है इसकी लेंथ, इसका dl वेक्टर जो होगा वो यही आ जाएगा ऐसा करंट की डायरेक्शन में, और B वेक्टर ये है, तो थीटा बन गया 180 डिग्री dl और B के बीच का। तो देखो F PQ बराबर हो जाएगा I इंटू dl की जगह पे B लेंथ ना, और इंटू B इंटू साइन 180। तो यार ये तो जीरो आ गया, मतलब इस वायर पे फोर्स जीरो होगा। सही है, फील्ड के पैरेलल ही तो रखा है। चलो अच्छा इस पे देखते हैं SR पे। तो F ऑन SR, तो I इसका ये B है, तो यही फॉर्मूला I B इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इंटू साइन, इसमें जीरो आ जाएगा क्योंकि आइडियल वेक्टर इसका ये है, और मैग्नेटिक फील्ड भी देखो यही है, यही मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पे तो साइन जीरो ही हो गया, मतलब इसका फोर्स तो जीरो ही हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से इस वाले वायर पे और इस वाले वायर पे हमने देखा फोर्स जीरो हो गया। क्लियर? कोई बात नहीं, चलो अभी दो वायर और हैं, इस पे और इस पे देखते हैं। तो इस पे फील्ड कहां है? यही तो है फील्ड, तो इस पे फोर्स निकालो। देखो आइडियल F ऑन क्यू आर, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, F ऑन क्यू आर, क्यू आर पे फोर्स, तो इसका आइडियल वेक्टर कहां है? ये है, और B कहां है? ये है, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री है ना। तो I, अब dl की जगह पे इसकी लेंथ देखो L है, तो I dl की जगह पे L इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इंटू साइन 90, इसका फोर्स तो ये हो जाएगा ILB। इस पे तो फोर्स IBL लग रहा है, IBL फोर्स लग रहा है इस पे, देखो ये है ना डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हो जाएगी, देखना ध्यान से, I डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? IL क्रॉस B, DL क्रॉस B, तो DL कहां इसका? ये है करंट की डायरेक्शन में, और क्रॉस B तो पहले फिंगर्स को करते हैं I की डायरेक्शन में, तो ये कर लिया। अब इससे ऐसे नहीं मोड़ते, ऐसा ऐसा मोड़ते हैं क्रॉस करने के लिए, ठीक? ऐसा यहां से मोड़ी जाती ना फिंगर, यहां से तो टूट जाएगी। तो ये I की तरफ कर लिया और क्रॉस करो B की तरफ, तो ये देखो B की तरफ कर दिया, चली गई ना। छोटे एंगल से कुछ लोग ऐसे करते हैं I और फिर B की तरफ ऐसे घुमाते हैं, ऐसे नहीं, छोटे एंगल से घुमाया जाता है। तो I क्रॉस B, थंब कहां गया? अंदर, मतलब इस वाले वायर पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर होगा, ऐसे F, ठीक? ये 3D में है, इमेजिन करना पड़ेगा इसको, ये ऐसे बनाया है मैंने, लेकिन फोर्स है अंदर इसका। क्लियर? हाँ, अब देखो चलो इस वाले वायर पे देखते हैं, इस वाले वायर पे, तो इस पे फील्ड, ये ध्यान रखना फोर्स अंदर है ऐसा। अब इस पे देखो B तो यही रहेगा अब इस पे फोर्स निकालते हैं, तो इस पे फोर्स फिर वही IL क्रॉस B। तो पहले तो एंगल बताओ कितना आएगा? ये है देखो एंगल 90 डिग्री, तो इस पे कौन सा है? ये PS, F ऑन PS बराबर IL, इसकी लेंथ L है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड B इंटू साइन 90, तो यही आ जाएगा ILB। जो इस पे लग रहा था वही इस पे लग रहा है। डायरेक्शन देख लेते हैं, तो डायरेक्शन फिर से वही राइट हैंड I की तरफ फिंगर्स करो, क्योंकि IL क्रॉस B होता है, तो IL ये हो गया, क्रॉस B तो ये है B, देखो ये छोटे एंगल से मुड़ गई, ठीक? अब ऐसे नहीं करना है कि ऐसे कर लो, ये IL, हाँ ऐसे कर सकते हो, ये IL हो गया नीचे की तरफ, फिंगर्स IL, तो ये नीचे हो गया, और क्रॉस B तो ये गया B बाहर की तरफ। तो इस पे फोर्स ये लग जाएगा, ठीक? कहां की तरफ? बाहर की तरफ। तो देखो इस वाले वायर पे फोर्स अंदर लग रहा था और इस वाले वायर पे फोर्स बाहर लग रहा है, मतलब ये वायर ऐसे और ऐसे फील कर रहा है फोर्स, लूप इन दोनों पे तो जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स लग रहा है ये कपल प्रोड्यूस कर रहा है, कपल। देखो ये वाला फोर्स ऐसे और ये वाला फोर्स ऐसे, तो दोनों घुमा देंगे ऐसे,
मतलब इस लूप को यहां बाहर लग रहा है, इस वाले वायर पे बाहर लग रहा है और इस वाले वायर पे अंदर लग रहा है, तो ये वायर, ये लूप जो है वो ऐसे घूम जाएगा। क्लियर? ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, ऐसे घूम जाएगा ये थोड़ा सा फील कराया हमने। तो ये दोनों फोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? कपल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो इस केस में आ गया, आराम से निकाल सकते हैं इनका वो क्या बोलते हैं, टॉर्क। कैसे निकालोगे? इसका और इसका टॉर्क, तो टॉर्क ऑफ कपल, कोई भी एक फोर्स ले लो, ये देखो बाहर है और ये अंदर है, तो दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स ले लो और इनटू उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? बी है ना, बी है। तो टॉर्क आ जाएगा कोई भी फोर्स एक, इसमें से कोई भी एक, तो आई बी एल, दोनों एक ही है, सेम है, और इनटू दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये यहां और ये अंदर, तो डिस्टेंस हो गई ये कितनी? बी। तो टाउ बराबर हो गया आई, और एल इंटू बी क्या होता है? इसका एरिया, तो आई इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क आ गया आई ए बी। ठीक, अब ये तो जनरल केस है, एक्चुअली में हमें क्या करना है? अभी ये देखो आप, अभी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहां थी? यहां, और इसका डाइपोल मोमेंट कहां है? बाहर। मतलब एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का? 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री के लिए आ गया फोर्स। अब जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है, तो देखो क्या करते हैं, सुनना। मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक, समझ गया ना। अब ऐसे हमने घुमा दिया, तो ये है डाइपोल मोमेंट, देखो ध्यान से, ये डाइपोल मोमेंट था, ऐसे जब ये सामने रखा था तो ऐसे ये डाइपोल मोमेंट था। अब हमने इसको घुमा दिया तो यहां आ गया डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? ये, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एक एंगल आ गया, 90 नहीं है अब, तो इस एंगल को मैं थीटा बोलूंगा, हमेशा याद रखना। थीटा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल थीटा होगा। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। कैसे? करंट की डायरेक्शन में थंब को कर्ल करके, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करके जो थंब जाएगा जहां परपेंडिकुलर ही जाएगा ना, वो डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमें दिया गया होगा जहां भी हो। तो ध्यान रखना है कि थीटा क्या है। अब इसी क्वेश्चन को मैं स्टैंडर्ड बना रहा हूं, मतलब जनरलाइज कर रहा हूं। ये तो एक स्पेसिफिक एंगल के लिए किया हमने। कौन सा एंगल? जब डाइपोल मोमेंट आपकी तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, मतलब थीटा 90 है। अब हम जनरल एंगल के लिए कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, ये मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए था, अभी इसी को समझना है ध्यान से। इसको मैं टिल्ट करूंगा थोड़ा सा, चलो तो टिल्ट कर देते हैं, मैं इसको पूरा ही मिटा दे रहा हूं, ठीक है, या नहीं मिटा रहा, चलो ठीक है, इसको बना रहने दे रहे। अब मैं इसी का डायग्राम यहां बना रहा हूं, ठीक, देखना आप ध्यान से, बिल्कुल यही डायग्राम। तो ये थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं डायग्राम, ताकि आपको समझ जाए। तो देखो ये हो गया, यही लूप मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया, तो ध्यान रखना कैसा है ये, बिल्कुल सही से। ये था, इसको ऐसे नहीं घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया बस, ठीक, ऐसा ही है, इस प्लेन में घुमाया बस, इस प्लेन में नहीं घुमाना है, ऐसे कर दिया, ठीक, क्लियर। चलो अब देखते हैं। तो ये घुमा दिया, तो देखो करंट ये जा रही है, ये जा रही है, ये रेक्टेंगुलर ही है, नहीं तो पैरेललोग्राम समझ लो, समझ गए ना, रेक्टेंगुलर लूप ही है ये। चलो, तो ये आई, यहां आई, यहां पे ऐसे चली जाएगी, और ये चली गई आई, और यहां ये ऊपर आई चली जाएगी। ये कितनी विड्थ है? बी, ये बी ही है, और ये एल है। क्लियर? ओके। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं इसमें बनाने जा रहा हूं डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक, मतलब एरिया वेक्टर, मतलब इस लूप का परपेंडिकुलर। तो अभी मैंने बोला ये ऐसा था, तो ये था डाइपोल, फिर इसको घुमा दिया तो यहां आ जाएगा कहीं। तो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको 3D में डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, देखना सब लोग। ये और ये
इसको मैं m बोल रहा हूं, इसको मैं n बोल रहा हूं। तो ये m और n क्या है? अब देखो फील करोगे तो बिल्कुल फील होगा 100%। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है। लेकिन और ये दोनों ही क्या है? इस लूप के सरफेस पे परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसा है। ये दोनों अगर मैं इस केस में बनाता तो यहां आता, ये ऐसा और ये ऐसा। क्लियर? ये ऐसा और ये ऐसा, ये m और ये n। लेकिन अब मैंने इसको घुमा दिया तो यही n यहां पहुंच गया, ये और m यहां चला गया। मतलब ये बाहर की तरफ आते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, ऐसे नहीं, थोड़े से टिल्टेड, ऐसे और ऐसे। क्लियर? समझ गए ना? जब ये बाहर की तरफ थे, ऐसे थे, जब ये लूप ऐसा रखा था तो ये परपेंडिकुलर था, मतलब एरिया वेक्टर था या डाइपोल मोमेंट वेक्टर था, ये कही है दोनों। और फील्ड यहां था तो 90 डिग्री था। लेकिन अब इसको घुमा दिया तो यही m और ये n ऐसे घूम गए, मतलब ये m ऐसे घूम गया और फील्ड तो वही है, तो ये एंगल थीटा बन गया। क्लियर? तो देखो यहां पे मैं फील्ड और बना देता हूं, तो यहां पे फील्ड ये है, यहां पे फील्ड ये है, यहां पे फील्ड ये है, वी वेक्टर और करंट तो यही जा रही है, ध्यान रखना इसको। तो अब थीटा कहां है? देखो थीटा कहां है, मैं यही कह रहा हूं, ये एंगल थीटा है। ठीक, फिर से एक बार, ये सामने है m, ये पहले ऐसा था m और b यहां था फील्ड, तो 90 डिग्री एंगल था। अब मैंने इसको टिल्ट किया ऐसे, तो ये एंगल थीटा बचा। ठीक, और ये m ऐसा आ गया और b ये है, तो ये 3D में फील करो, बिल्कुल क्लियर फील होंगे आपको। चलिए अब देखते हैं। अब ये थीटा हो गया तो ये कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। समझ गए ना? ये ऐसा नहीं है, फिर से बता दिया मैंने, ऐसा है, ये ऐसा। ठीक, चलो अब बेटा देखो, ये एंगल 90 था तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा। ठीक, अच्छा ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है और ये कितना है? 90 है। समझ गए? ठीक, तो मैं ये कह रहा था यहां पर, अगर मैं, बेटा बहुत ध्यान सुनना, अगर मैं इसका ये पी क्यू आर एस और लिखते हैं, पी क्यू आर और ये एस, पी क्यू वायर पे फोर्स निकालूं अगर मैं, तो एफ पी क्यू कितना आएगा? क्या होता है? आई एल क्रॉस बी, मतलब बी और आई एल के बीच का एंगल। तो आई तो यहां जा रहा है और ये स्ट्रेट वायर है, तो ये सीधा ऐसा हो जाएगा आई एल वेक्टर। देखो ये आई एल वेक्टर हो जाएगा, और क्रॉस बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल कितना बनेगा? देखो ये तो थीटा है और ये 90 है, ये 90 है, तो एंगल कितना आएगा? 90 प्लस थीटा। ये थीटा और ये 90, तो एंगल कितना आएगा? ये पूरा 90 प्लस थीटा। क्लियर है? अब देखो, तो एक बार फिर से इसमें बता देता हूं। देखो ये है आई, मतलब ये आई एल तो ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये ऐसा हो गया, इसको ऐसा कर दिया हमने, तो ये हो गया आई एल। ठीक, ओके, ये है इसका डाइपोल मोमेंट, तो एंगल कितना है? 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड ये है डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल पे, मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हो गया 90 प्लस थीटा। क्लियर? ओके, अब सही है, बिल्कुल क्लियर। तो यहां पर एफ पी क्यू बराबर हो जाएगा आई बी, बी है इसकी लेंथ, आई बी बी इंटू साइन 90 प्लस थीटा, मतलब कि एफ पी क्यू बराबर हो गया आई बी बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, चलो भैया अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं? देखो फिर से इसी में बता रहा हूं मैं, करंट कहां है इसकी? देखो ये ऐसे ऐसा हो गया, तो ये आई एल, और बी कहां है? यहां। तो अब तुम ऐसे आई एल करके बी की तरफ घुमा ही नहीं पाओगे, बड़ा एंगल है ये बी तक जाने का, आई एल से बी तक जाने का छोटा एंगल ये है। देखो ये आई एल और ये बी, खत्म, बस ऊपर ये फोर्स लग गया ऊपर। ठीक, तो यहां एफ पी क्यू कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा, वर्टिकली ऊपर, बिल्कुल। ये हो गया एफ पी क्यू। अब इस पी क्यू के बाद हम इस पे निकाल रहे हैं फोर्स, ठीक, इस वाले वायर पे, एस आर पे। तो एस आर पे फोर्स कितना? देखो अब फिर से वही,
ये था, ऐसा हो गया, मतलब ऐसा ये है। इसमें करंट कहां है? इसमें करंट ऐसी है, इसमें करंट ऐसी थी और इसमें करंट ऐसी है, तो इसका डीएल वेक्टर यही होगा। तो डीएल वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, इनके बीच का एंगल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये दिख रहा है। डीएल वेक्टर तो आई की डायरेक्शन में ही होता है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। जैसे इसमें 90 प्लस थीटा था, वैसे इसमें 90 माइनस थीटा है। तो इसमें एफ एस आर कितना आएगा? आई बी बी साइन 90 माइनस थीटा, मतलब एफ एस आर बराबर आई बी बी कॉस थीटा। अब सेम आ गए दोनों। अब डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन होगी फिर वही, देखो ये लूप ऐसा था, इसको ऐसा किया, क्लियर। तो आई एल, तो ये है आई एल। अब क्रॉस बी, बी तो सामने है, आई एल तो यहां चला गया, देखो आई एल अंदर चला गया ऐसे, तो आई एल और क्रॉस बी में एस थोड़ी घुमा दोगे, एस उल्टा थोड़ी घुमाते हैं। तो आई एल के लिए अब तुम ऐसे करो और बी की तरफ घुमाओ, तो ऐसे जाके घुमा ही नहीं पाओगे, तो ऐसे करना पड़ेगा। देखो ऐसे आई एल और क्रॉस बी घुमाओ, ये देखो घूम गई फिंगर्स बी की तरफ, आई एल क्रॉस बी, ये थंब नीचे आ गया, ठीक। तो इस पे फोर्स हो गया कहां? नीचे की तरफ, मतलब इस वाले वायर पे ऐसे फोर्स लगेगा, कितना? एफ एस आर। ये दोनों फोर्स आप देख सकते हैं पी क्यू और एस आर बराबर है ना। और क्या ये घुमाएंगे? ये तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, इनकी तो लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है, देखो लाइन ऑफ एक्शन भी एक है। तो जैसे मार्कर है ये, इस मार्कर पे एक ऊपर लग रहा फोर्स, एक नीचे लग रहा, तो ये घूम जाएगा क्या? ऐसे और ऐसे नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गई। अब किसी वायर पे देखो, ये पूरे वायर पे फोर्स हमने यहीं क्यों लगा दिया, एक पॉइंट पे क्यों लगा दिया? क्योंकि वायर पे जो फोर्स लगता है, हर देखो डीएल 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 सब पे फोर्स लग रहा होगा, उन सब का रिजल्टेंट हमेशा सेंटर ऑफ वायर पे लगता है। जैसे कि मान लो ये वायर है, इसमें ये करंट फ्लो हो रही है आई, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ठीक। अब इस पे फोर्स लगाओ, तो डीएल, ये डीएल 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 डीएल, बहुत सारे डीएल बना लिए ऐसे। अब हर डीएल पे देखो मैग्नेटिक फील्ड तो यही रहेगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो सबके लिए यही रहेगा, ये थीटा। अब फोर्स निकालो, तो देखो ये डीएल, डीएल क्रॉस बी बाहर आया, ऐसे दूसरे वाले पे निकालो तो डीएल और बी तो यही आएगा, तो डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी बाहर आएगा, किसी ने भी निकालो सब पे बाहर आएगा, तो सारा फोर्स बाहर आ रहा है हर डीएल पे। तो इसका कहां लगाओगे? एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर। तो कहां लगता है? हमेशा उसके सेंटर पे। क्यों क्यों लगता है? क्योंकि भाई बेटा सेंटर के अलावा देखो क्या, ये ऐसे सोचो, अगर ये डीएफ 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 ऐसे लग रहे हैं, तो क्या ये वायर घूम जाएगा? घूम सकता है। सोचो ये मार्कर है, यहां पे मैं डीएफ 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 लगा दूं, तो ये तो सीधा चलेगा ना, घूम तो नहीं सकता। घूमेगा कब? जब यहां डीएफ ज्यादा हो, यहां कम होने लगे, तो फिर ये ऐसे घूम जाएगा और आगे भी बढ़ेगा, है ना। तो ये रोटेट कर जाएगा, तब इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर नहीं होगा, वायर का सेंटर नहीं होगा। लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा, यहां इस केस में डीएफ 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 सब बराबर है, इसका मतलब ये सीधा चलेगा। इसका मतलब क्या है? हमें फोर्स वहां लगाना चाहिए, जिस नेट फोर्स वहां लगाना चाहिए जिससे वायर रोटेट ना करे, तो वो सेंटर होगा। तो सेंटर पे फोर्स लगाओगे तो सीधा आगे भाग जाएगा। नहीं तो अगर तुम यही पूरा फोर्स यहां लगा दोगे तो ये तो आगे तो चलेगा, आगे भागेगा, लेकिन घूम भी जाएगा। तो ध्यान रखो, वायर मैग्नेटिक फोर्स का जो सेंटर होता है, एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो वायर का सेंटर होता है। इसलिए मैंने इसका जो नेट फोर्स लगा हुआ है, एक्चुअली में डीएल 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 लग रहा है, लेकिन पूरा मैंने सेंटर पे लगा दिया इसके। क्यों? इसीलिए ताकि, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिड पॉइंट ही होगा। तो ये एफ पी क्यू और ये भी सेंटर पे लगेगा, तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे, ये देखो जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगी। तो यहां पे नो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय दीज टू। इनकी वजह से कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। मैंने जो ये बोला है ये लिख लेना नोट में, ठीक। तो इनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आ रहा है, चलो अच्छी बात है। अब हमें तो टॉर्क निकालना है ना, तो अभी 2 वायर और रह गए, ऐसे ही तो इसमें भी हुआ था, अभी 2 वायर्स और रह गए। चलो
कौन से वायर रह गए, ये और ये। तो बेटा दोनों पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, इन पे फोर्स निकाल लो ना आप, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इन पे भी सेम रहेगी, वही तो है। अब ध्यान से समझो, इसमें ये लूप था, ये वायर ऐसा था, तो ये वाला, इसमें करंट थी नीचे, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड कहां था, ये वायर में करंट देखो नीचे है ऐसी, और फील्ड कहां है, ये तो वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब तुमने इसको रोटेट कर दिया, तो वायर तो अभी भी करंट नीचे ही जा रही, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसी ही है। इसमें करंट की डायरेक्शन थोड़ी बदली, इसमें बदली, देखो इसको घुमाओगे तो इसमें करंट जो है वो बदलेगी, लेकिन इसमें तो नीचे रहेगी ना, मतलब इन दोनों वायर्स के लिए अभी भी थीटा 90 ही रहेगा। तो यहां पर ये थीटा 90 डिग्री ही है, और इसमें देखो ये ऊपर और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो इन दोनों पे फोर्स निकालते हैं, तो एफ पी एस क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन 90, मतलब आई बी एल आ जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ एल मानी है हमने, ठीक, तो आई बी एल हो गया। अब एफ, ये देखो आर क्यू, मतलब क्यू आर, एफ क्यू आर, इस पे भी आई बी एल साइन 90, तो बराबर आई बी एल। अब ये दोनों फोर्स के बारे में सीखते हैं। फोर्स की डायरेक्शन निकालो इस पे, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या, आई एल क्रॉस बी, तो आई एल ये है और बी यहां है, तो आई एल फिंगर्स छोटे एंगल से घुमा दो, क्रॉस बी, हम अंदर गया, मतलब कि अंदर मतलब परपेंडिकुलर टू, देखो इधर आई एल क्रॉस बी, ये बिल्कुल अंदर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, ये ध्यान रखना। तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है ये फोर्स, तो ये मान एफ, कौन सा भाई, एफ क्यू आर, एफ क्यू आर क्रॉस लगा देते हैं यहां पे, देखो सेंटर ऑफ वायर पे लगेगा, और क्रॉस लगा दिया मतलब अंदर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। ऐसे इस पे निकालो, तो इस पे फिर वही आई एल ये है, और क्रॉस बी तो ये है, ऐसे समझ लो, आई एल नीचे है ये, और क्रॉस बी यहां है बी, तो ये बी बाहर, आई एल क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू प्लेन बाहर, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा एफ पी एस डॉट से रिप्रेजेंट होगा। डॉट क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर। अब समझो बहुत ध्यान से, अब बात समझने वाली आ गई। बेटा ये बताओ, कॉमन सेंस की बात है, ये है, पहले ये वाला केस था, जब ये वाला केस था तो इस पे फोर्स कहां था, बाहर ऐसा, ये देखना ध्यान से, ये आपके सामने रखा था तब ये वाला ऐसे फोर्स था, और ये वाला कहां था, अंदर। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर देखो, ये फोर्स और ये 90 डिग्री नहीं है इसके साथ, तो इन दोनों फोर्स, ये ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक, इमेजिन करने के लिए, ये और ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, b। लेकिन मतलब ये वाला केस था, देखना ध्यान से, ये और ये, क्लियर, ये था, फिंगर्स देखो ध्यान से, ये। अब अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं, मतलब लूप को ऐसे टिल्ट कर दें, देखो टिल्ट किया ऐसे, तो ये वाला फोर्स यहां है, ये आपके सामने बाहर अभी भी है, इस वाले केस की बात कर रहा हूं, ये बाहर है, और ये वाला कहां है, अंदर है, दोनों अभी भी, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है, लेकिन अब इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बची, ये। अगर मैं इसको और टिल्ट कर दूं, देखो फील कराने के लिए बताएं, ये यहां था, ये यहां था, अगर मैं इसको ऐसे घुमाते जाऊं, मतलब ऐसे करते हैं, तो ये वाले फोर्स पे बाहर और ये वाले फोर्स अंदर, अब तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं बची, जीरो हो गई, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, जैसे ऊपर वाले थे ये वाले वैसे ही हो गए ये तो, ठीक। मतलब ये क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे तुमने जैसे यहां रखा था तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी b, इसको टिल्ट किया तो ये यहां लग रहा है इस लाइन पे परपेंडिकुलर, और ये वाला इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची, ये तो नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये नहीं है, ये है, समझना, मतलब ये वाली है इतनी, यहां ये ट्राइंगल बनेगा, और ये वाली नहीं होगी, इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो इसके और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, और ऐसा घुमा दोगे तो जीरो हो जाएगी, ठीक। तो कुल मिला के हमने ये सीखा कि इस केस में देखो यहां से इसको मिला दो,
ये मिला दिया। तो मैं ये बोल रहा था कि इसके ये अंदर है और ये बाहर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा टिल्ट हो गया, समझ, अभी मैंने बताया पूरा। तो जब ये, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बची, क्लियर। तो ये कितनी है, तो देखो ये बी है और ये 90 माइनस थीटा है, ये ऐसी लाइन है और इसी के पैरेलल तो ये है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, समझ गए। इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बी का ये कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा कितना, ये तो बड़ा सिंपल है, बी कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब बी साइन थीटा है, ठीक। तो यहां पर ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग आ कपल, ठीक। और कपल का टॉर्क निकालना है हमें, ठीक। तो टॉर्क ऑफ दिस कपल, टॉर्क ऑफ दिस कपल ये हो जाएगा टाउ बराबर, अब बताओ, तो टाउ बराबर क्या होता है, कोई भी एक फोर्स, देखो दोनों बराबर है, तो एक फोर्स मतलब आई बी एल और इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज बी साइन थीटा, ठीक। तो टाउ बराबर आई, पहले तो बी मैग्नेटिक फील्ड बी आई एल इंटू बी और इंटू साइन थीटा, तो टाउ बराबर हो गया, एल इंटू बी क्या है, एल इंटू बी तो इसका एरिया है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, तो यहां पे यहां लिख दे रहे ए बराबर एल इंटू बी, तो यह आ जाएगा बी आई ए साइन थीटा, समझ गए। ये टॉर्क आया, मतलब पहले वाले इस वाले केस में आया था बी आई ए, और जब हमने इसका डाइपोल मोमेंट, जब इसके डाइपोल मोमेंट, ये परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं, फिंगर जो आता है वो डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल अगर थीटा ले लिया तो आ गया बी आई ए साइन थीटा, क्लियर। ये एक लूप के लिए है, एक ही लूप तो है यहां पे, अगर मान लो इसी में, इसी के वायर के एक और वायर लपेट दें इसी के ऊपर, ऐसे ही एक और वायर लपेट दिया, मतलब दो लूप हो गए और करंट का सेंस वही है, तो इतना ही टॉर्क दूसरे पे लगेगा, ऐसे 3 बार लूप लपेट दो तो 3 लूप हो गए, मतलब उतना ही टॉर्क तीसरे पे भी लगेगा। तो ऐसे यार n टर्न्स हो, तो इफ n टर्न्स आर देयर इन लूप, n टर्न्स हो अगर, तो फिर टॉर्क क्या आ जाएगा, n से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि करंट का सेम सेंस है, तो सारे टॉर्क ऐड हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा n से मल्टीप्लाई, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं बी आई एन, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक। तो बी आई एन ए साइन थीटा। अब फॉर्मूला याद करने का भी तरीका बन गया बढ़िया, टाउ बराबर होता है बीना साइन थीटा, बी आई एन ए बीना साइन थीटा, ठीक, बीना साइन थीटा। तो बीना साइन थीटा ये होता है टॉर्क ऑन अ क्लोज्ड लूप कैप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। तो आई होप इतनी बात सभी लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल 100%। थोड़ा इसका डायरेक्शन वगैरह तुम्हें एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा, और सिंपल है, ठीक। देखो बेटा, हमने डिराइव किया है टाउ इक्वल बीना साइन थीटा, क्लियर। अब आपको याद होगा मैंने आई किसी लूप का जिसमें करंट आई है और एरिया एनक्लोज्ड क्या है, ए है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या बताया था, म्यू बराबर आई इंटू ए, ठीक। तो अब अगर इसमें एन टर्न्स हो तो इसके में एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन आई ए, ठीक। तो यहां पे एन आई ए जो है, देखो एन आई ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस लूप का डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू, ठीक। तो यहां पर मैंने बस यही कर दिया है क्या, कि इस लूप जो ये टर्म है एन आई ए, इसको मैंने लिख दिया डाइपोल मोमेंट ऑफ द लूप। तो ये टाउ बराबर क्या हो गया, देखो ये म्यू बन गया, इतना म्यू हो गया, और म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्लियर। अब देखो ध्यान से, ये डाइपोल मोमेंट कौन सा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और ये साइन थीटा में थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वेयर थीटा इज, लिख लेना इसको, एंगल बिटवीन म्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्लियर।
अब इसको इक्विवेलेंट बनाते हैं, एनालॉगस देखते हैं। एनालॉगस किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। तो याद करो, माइनस क्यू और प्लस क्यू से डाइपोल बनता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था पी वेक्टर, और रखा कहां था ये? इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई वेक्टर में। इनके बीच का एंगल क्या होता था? थीटा होता था। तो इस पे टॉर्क लगता था पी ई साइन थीटा। देखो पी इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, साइन थीटा में थीटा पता है। बिल्कुल सेम टू सेम वही, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहां मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा तो वैसा ही है। तो इसका फॉर्मूला होता था टाउ बराबर पी क्रॉस ई। टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकालते थे? पी क्रॉस ई। तो यहां पे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं टाउ बराबर को? म्यू क्रॉस बी। क्लियर? अब ऐसे क्यों? क्योंकि हम म्यू क्रॉस बी या बी क्रॉस म्यू भी तो लिख सकते हैं। तो अभी देखो एक मिनट बताते हैं इसको। तो पहले समझो इसको ध्यान से। ये इसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क ऑन लूप, कैप्टन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको रिस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं। जैसे इस पे टॉर्क लगता था ऐसा, तो ये इसको पता है ऐसे घुमाता था, ऐसे घुमा देता था इसको। मतलब जो टॉर्क होता था वो हमेशा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी ऐसे डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करता है। तो ये डाइपोल यहां आ जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, है ना। और फिर थीटा, ये यहां पे थीटा जीरो हो जाएगा। तो थीटा जीरो स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये ऐसे रख दो तो यही रहेगा, या इसको डिस्प्लेस करो अगर आप, तो याद करो ऑसिलेट करता था ये। लेकिन जब तुम इस डाइपोल को उल्टा रख देते थे ऐसा, मतलब अगर ऐसा रखा, ये डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट अगर ये है तो थीटा जीरो है, और अगर यहां डाइपोल मोमेंट कर दिया, मतलब इसको पूरा ऐसे घुमा दिया, इसको पूरा ऐसे घुमा दिया, तो थीटा 180 हो जाता था पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का। अब इसको डिस्प्लेस करो तो ये पूरा घूम जाता था, है ना। तो ये हमने सीखा था, समझ गए ना। अब बिल्कुल वैसे यहां पे है। यहां पे क्या है देखो अब ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया ये लूप था हमारा, ठीक, और थीटा एंगल पे इसको मतलब ऐसे रखा था ताकि इसका जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल थीटा बन जाए। तब टॉर्क क्या आता है? टाउ बराबर एम बी साइन, मतलब म्यू बी साइन थीटा। क्लियर? अब अगर मैं सोचो, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो इसका एम वेक्टर कहां चला जाएगा? देखो ऐसे कर दिया था और एम वेक्टर ये था, अब ऐसे कर दो तो एम वेक्टर यहां पहुंच जाएगा, ये करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कट करके ऐसे। एम वेक्टर और बी वेक्टर सेम हो गए, एम वेक्टर म्यू वेक्टर और बी वेक्टर सेम आ गए, मतलब थीटा क्या हो गया? जीरो। तो अगर थीटा जीरो हो जाए तो इसमें रखो थीटा जीरो, तो टाउ जीरो हो जाएगा, जैसे कि इसमें होता था। अगर थीटा जीरो पे रख दिया तुमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो टॉर्क जीरो हो जाता था। ऐसे ही इसमें अब ऐसा फील कैसे करें? तो देखो इस पे तो फोर्स ऊपर है, इस पे फोर्स नीचे है, इसका तो टॉर्क बनेगा नहीं। अब इन दोनों का टॉर्क देखना है, तो इस पे फोर्स कहां आता था? इस वाले वायर पे फोर्स था अंदर की तरफ, है ना। इस वाले वायर पे फोर्स था अंदर की तरफ। क्लियर? तो इस वाले वायर पे अगर फोर्स अंदर की तरफ था तो देखो ये ऐसा था, ठीक, तो इस पे फोर्स अंदर हो गया और इस पे फोर्स बाहर आ गया। देखो इस पे फोर्स अंदर चला गया और इस पे फोर्स बाहर आ गया, तो ये दोनों फोर्स फिर से कैंसिल हो गए, एक ही लाइन में आ गए, मतलब अब ये फिर से नहीं घुमाएंगे। ठीक, समझ में आ रही है बात? मतलब ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे, तो कैसे घूमेगा ये? डिस्प्लेस करो तब घूम जाएगा। क्लियर? तो यहां पर इफ थीटा इक्वल जीरो देन टाउ बराबर जीरो। क्लियर? और अगर थीटा 90 हो जाए, इफ थीटा 90 मतलब ये वाला केस, और इस केस में हम निकाल चुके थे IAB आया था। क्यों? क्योंकि देखो ये कर लिया तो एम यहां, म्यू यहां और बी यहां, म्यू यहां और बी यहां, तो इस तरीके से इस तरीके से देखो, अगर ये ऐसे किया तुमने तो यहां m और ये b, तो थीटा 90, तो साइन 90 1 हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम। तो यहां पे भी करके देख लो,
अगर थीटा को मैं 90 डिग्री कर दूं तो टाउ बराबर, ये टाउ मैक्स हो जाएगा, तो टाउ मैक्स बराबर एम बी। क्लियर? और एम की जगह पे एन आई ए, और अगर एन एक ही हो तो आई ए, तो आई ए बी जो मैंने पहले डिराइव किया था यहां ऐसा लूप बना के, ठीक वही आ गया। तो आई होप ये बात आप सभी लोग जरूर समझे होंगे। अब थोड़ी सी ये मैं मिटा देता हूं। अब हमें ध्यान क्या रखना है, देखो बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है इसको, ठीक। मैं ये बोल रहा हूं कि कभी भी कपल जब बनता है तो कपल का टॉर्क, अब एक बात यहां पे समझ में आनी चाहिए हमें कि मान लेते हैं ये एक लूप रखा है कोई, चलो ये रख दिया हमने, ठीक, ये लूप रखा है, इसमें हमने करंट फ्लो कर दी, ये करंट फ्लो कर दिया। अब इस पे टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ठीक, ये हमें समझना पड़ेगा। तो पहले तो अभी मैंने ये सिखाया आपको कि ये लूप जो है वो इसके अबाउट ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, है ना। तो कपल का टॉर्क दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम ही होता है, ध्यान रखना। कपल अगर बन रहा है तो उसका पॉइंट यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम होता है। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देता हूं। मान लो एक रॉड है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है एफ और यहां पे एक फोर्स लग रहा है एफ, देखो कपल बन गया। ये लेंथ है एल, ये लेंथ क्या है एल। अब तुम अगर इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कुछ भी करो, लेकिन टॉर्क जो होगा वो इसका एफ एक फोर्स, कोई दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, यही आएगा। चाहे तुम इस पॉइंट के अबाउट निकालो, चाहे इस पॉइंट के अबाउट निकालो। कैसे, देखो थोड़ा सा बता देता हूं। मान लो इस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो ये मान लो x है और ये कितनी है l माइनस एक्स। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, तो इसका टॉर्क आएगा कितना f इंटू एक्स, ऐसे घुमाएगा ये, और ये भी देखो ये दोनों सेम सेंस में घुमाएंगे, तो f इंटू एक्स इसका आएगा और इसका आएगा प्लस f इंटू एल माइनस एक्स, कितना आएगा एफ एक्स प्लस एफ एल माइनस एफ एक्स, एफ एक्स हम क्या बचा एफ एल बचा। क्लियर? अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट निकालूं, अगर मैं बाहर किसी पॉइंट के अबाउट निकालूं, इसके अबाउट, तो ये x मान लो। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट इसका, इस पॉइंट के अबाउट ये तो घुमाएगा ऐसे, और इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स घुमाएगा ऐसे, मतलब टॉर्क सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क आएगा f इंटू एक्स इसका, और इसी पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क आएगा माइनस, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा और ये आ जाएगा f इंटू एल प्लस एक्स, f इंटू एल प्लस एक्स। अभी भी देख लो वही आएगा, एफ एक्स माइनस एफ एल माइनस एफ एक्स, ये खत्म, बराबर माइनस एफ एल। क्लियर? अब यहां इसके अबाउट घुमा रहे हो ना, तो इसके अबाउट घुमा रहे हो तो देखो ये कैसे घूमेगा, किस सेंस में घूमेगा, ये रॉड कैसे घूम रही है ऐसे, तो इस सेंस में साइन को डायरेक्शन बताएगा उसकी, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा। क्लियर? तो किसी भी उसके अबाउट घुमाओ आपको टॉर्क सेम ही मिलेगा कपल का। तो ध्यान रखना, जो बिना साइन थीटा होता है किसी लूप पे जो टॉर्क लगता है बिना साइन थीटा, उसका वो किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखो आप, हमेशा बिना साइन थीटा ही होगा। क्लियर? ओके। अब बेटा एक बात और सुनो, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो बेटा एससीबी का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में एक बात हमें मुख्य रूप से बतानी है, ठीक। देखो कह रहा है कि टर्न्स है, एक कॉइल है, एक लूप है जिसमें टर्न्स कितने हैं 50, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, करंट कितनी फ्लो हो रही 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कितना है, ये है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये दिया है देखो 0.2 टेस्ला, ठीक। अच्छा आप कह रहा है कि इन अ पर्टिकुलर पोजीशन मैक्सिमम टॉर्क बताओ, तो टाउ, सबसे पहले टाउ बराबर क्या होता है एम बी, छोड़ो टाउ बराबर सीधा बिना साइन थीटा, बी आई एन ए साइन थीटा, टाउ मैक्स क्या होगा बी आई एन ए, क्यों साइन थीटा 1 होना चाहिए, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मतलब एरिया है, ये क्या है पूरा, ये इतना क्या है एन आई ए, डाइपोल मोमेंट कहां होता है, ये देखो कर्ल करो फिंगर्स को ऐसे, ये
और फील्ड ये है, तो अभी थीटा कितना है 90 है। देखो ये फील्ड और यहां ये ऊपर ऐसा क्या है, लूप के परपेंडिकुलर, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो ये NIA म्यू लिख सकते हो इसको, तो ये हो जाएगा BINA sin 90 हो जाएगा 1। तो टाउ मैक्स आ जाएगा हमारा, B की वैल्यू 0.2, I की वैल्यू 5 इंटू एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, क्लियर, और इंटू n की वैल्यू है 50, खत्म। ठीक, इसको हम टाउ मैक्स निकाल लेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस लूप को हम रोटेट कर रहे हैं, इस लूप को, ये लूप है जो, इसको हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो इसका थीटा बदलेगा, है ना। देखो अभी फिर वही, ये लूप है, ये इसका एरिया वेक्टर है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर m वेक्टर है। अब वो कह रहा है हमने घुमाया घुमाया घुमाया, तो थीटा की वैल्यू देखो, ये थीटा आ जाएगा, ये और ये थीटा, इसका अभी एरिया वेक्टर ये है, फिर ऐसे घुमा दिया मान लो इतना, तो ये एरिया वेक्टर मतलब m वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये एंगल बन गया थीटा। ये किसके बीच का एंगल है थीटा, लूप के प्लेन पे परपेंडिकुलर मतलब m वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल, क्लियर। तो अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, लूप के प्लेन पे ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है अगर, ठीक, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ये कितना बचेगा, 60 डिग्री। अब सुनो फिर से, अगर ये है ऐसा लूप, ये लूप का परपेंडिकुलर और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो लूप एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है m वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो फिर b वेक्टर और इस प्लेन के बीच का एंगल कितना है, 0, क्योंकि प्लेन में ही आ गया ये, तो समझ गए। मतलब जो m वेक्टर और b वेक्टर, m वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल होता है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अगर तुमसे कहे प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो उस एंगल को, समझ गए। तो यहां पर कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ द कॉइल द टॉर्क एक्टिंग इज हाफ द मैक्सिमम टॉर्क, मतलब मैक्सिमम टॉर्क का हाफ है। जब हमने इसको घुमाया तो किसी एक सिचुएशन में, पर्टिकुलर किसी एक सिचुएशन में जो टॉर्क है वो आधा हो गया किसका, मैक्सिमम टॉर्क का। तो मान लेते हैं, लेट, सेकंड पार्ट हो रहा है सॉल्व, सेकंड पार्ट कह रहा है कि एंगल बताओ किसके बीच का, जब टॉर्क हाफ हो गया तो एंगल बताओ मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का। जबकि हम जो थीटा लिखते हैं वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन पे परपेंडिकुलर के बीच का। मतलब जो हम फॉर्मूले से थीटा निकालेंगे वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का आएगा। हमें मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के बीच का निकालना है, तो 90 माइनस थीटा आएगा, क्लियर। तो चलो देखो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर टू लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो टाउ बराबर फिर से वही BINA क्या, साइन थीटा, क्लियर। अब थीटा हमें निकालना है, तो देखो टाउ कितना है, टाउ कितना है, टाउ मैक्स का हाफ। चलो छोड़ो, टाउ बराबर, अच्छा ये बताओ ये इतना क्या होता है, BINA क्या होता है, तो BINA तो टाउ मैक्स होता है, तो यहां लिख दे रहे हैं हम टाउ मैक्स इंटू साइन थीटा। तो एक्चुअली में थीटा एंगल पे जो टाउ होता है वो टाउ मैक्स इंटू साइन थीटा होता है। अरे ये टाउ मैक्स है, तो टाउ बराबर BINA साइन थीटा, BINA होता है टाउ मैक्स इंटू साइन थीटा। और टाउ कितना दिया है, टाउ कह रहा है टाउ मैक्स का हाफ है, तो टाउ की जगह पे टाउ मैक्स अपॉन 2 बराबर टाउ मैक्स इंटू साइन थीटा। देखो टाउ मैक्स खत्म, साइन थीटा इक्वल 1/2, तो थीटा इक्वल 60 डिग्री आ गया, थीटा सॉरी 30 डिग्री आ गया, एंगल आ गया 30 डिग्री किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और लूप के परपेंडिकुलर। मतलब लूप का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 30 आया, तो फिर लूप के प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का 60 बचा, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड प्लेन ऑफ द लूप, जबकि ये आया है
30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू प्लेन के बीच का एंगल। क्लियर? मतलब म्यू वेक्टर के बीच का एंगल। क्लियर? तो आई होप ये बात हम लोग आप सब लोग समझ गए होंगे। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है कि यहां पर एक एससीबी का ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उसमें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड एल है, स्क्वायर लूप है जिसकी साइड एल है, और इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। ठीक है? अच्छा, ये रखा कहां है? जमीन पे रखा है, ग्राउंड पे। मतलब इस बोर्ड को आप समझ लो कि ये जमीन है, ग्राउंड है, और इसका मास है m। इस लूप का मास क्या है? m। इसमें करंट फ्लो हो रही है I। ये करंट फ्लो हो रही है इसमें I, देखो ऐसे। क्लियर? ये I करंट फ्लो हो रही है। L इसकी L साइड है, ये भी L होगी, ये भी L, ये भी L, और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। तो कह रहा है कि फाइंड, अब ऐसे समझना ध्यान से, ऐसे समझो, फिर से समझो इसको। ये लूप रखा हुआ है, देखो ये स्क्वायर लूप मान लो इसको, ये स्क्वायर लूप है, तो हमने ग्राउंड पे ऐसे रख दिया, जमीन पे टेबल एबल पे रख दिया ऐसे। ठीक? अब इसकी ये चारों साइड्स हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे। क्लियर? अच्छा, अब देखो ध्यान से। तो बेटा इसमें कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगाओ। ठीक? व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट should be the B minimum so that loop starts tipping over its one side। मतलब किसी एक साइड के ऊपर ये लूप घूमने लग जाए, मतलब घूमने की बिल्कुल कोशिश कर ले, घूमना ही शुरू कर दे जस्ट। तो देखो ये लूप रखा है, अब यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो। तो मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस करोगे तो लूप करंट कैरिंग लूप है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो उस पर टॉर्क लगेगा, कितना? बीना साइन थीटा, है ना? और उसकी वजह से ये टॉर्क घूमने लगेगा। अब पता नहीं कहां घूमेगा, देखते हैं। तो वो घूमना शुरू कर देगा। अब घूमे कैसे, ये समझना है हमें। और जैसे मान लेते हैं, चलो सपोज इसने ऐसे घूमना शुरू कर दिया, ऐसे, तो ये वाली साइड देखो क्या करेगी, ये वाली साइड जमीन पे दबाएगी, इसको, जमीन को दबाएगी। इस पे टॉर्क सोचो ना, लूप पे ऐसे टॉर्क लगेगा, तो ये वाली साइड इस जमीन को ऐसे दबाएगी अंदर की तरफ, है ना? और इस साइड से ऊपर उठने की कोशिश करेगा ये, है ना? अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ा दोगे तो फिर ये उठ ही जाएगा। अच्छा, इसको उठने से रोकेगा कौन? इस साइड के अबाउट ये ऐसे उठना चाह रहा है, लेकिन यहां नीचे mg लगेगा, तो m जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बिना साइन थीटा होगा, वो तो इस एज के अबाउट इसको घुमा रहा है ऐसे सपोज, और mg नीचे ऐसे कर रहा है। तो जब mg का टॉर्क बिना साइन थीटा के टॉर्क से बैलेंस हो जाएगा, तब क्या होगा? ये जस्ट टिपिंग ओवर होने लगेगा। ठीक? अगर उसके आगे जरा भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बढ़ जाएगा, और mg तो कांस्टेंट होता है, उसका टॉर्क बढ़ नहीं पाएगा, तो ये घूम जाएगा ऐसे। ये पूछ रहा है वो। तो पहले तो सबसे पहले बिना साइन थीटा में वो कह रहा है कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। अब बिना टॉर्क जो है किस पे डिपेंड करता है? बिना साइन थीटा में देखो जो टॉर्क होता है BINA साइन थीटा। अब टाउ तो मुझे फिक्स चाहिए, किसका? mg के बराबर मुझे टॉर्क ऐसे लगाना है, ये वाला, है ना? तो इसको हमें mg के बराबर करना है। तो ये कैसे होगा? अब इसको मतलब बढ़ाना है हमें, तो कैसे बढ़ाएं हम? या तो तुम साइन थीटा को बढ़ाओ या फिर b को बढ़ाओ, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमसे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम चाहिए, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड को कम कर दो, साइन थीटा को बढ़ा दो। ठीक? तो मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारा। समझ गए ना? ओके। तो हमें मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को मिनिमाइज करो, साइन थीटा को मैक्सिमाइज करो। तो फॉर बी मिनिमम टाउ बराबर होना चाहिए BINA, और साइन थीटा को मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर बी मिनिमम साइन थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता है। ये पहली बात तो समझना है हमें। मतलब मैग्नेटिक फील्ड को कहां रखना है? इस लूप के प्लेन के
थीटा 90 है, थीटा 90 किसके बीच का होता है? देखो इसका एम कहां होगा? थीटा होता है डाइपोल मोमेंट, जो कि ऐसे निकालते हैं, मतलब एरिया पे परपेंडिकुलर, ये अंदर, और बी इसके परपेंडिकुलर, तो यहां मान लो बी है, तो ये हो गया हमारा ऐसा बी, और एम कहां चला गया? अंदर, तो थीटा हो गया 90। तो एक कंडीशन तो रिक्वायर्ड हो गई, वो हमने सेटिस्फाई करा लिया इसको। अब देखो, अब बेटा इसको मैं दोनों तरीकों से करके आपको दिखा देता हूं। यहां पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान रखना, क्लियर? हाँ, तो मैं बिना साइन थीटा का भी यूज करके बता देता हूं इस क्वेश्चन को, और जनरल भी बता देता हूं। वायर्स पे फोर्स लगा के, बिना साइन थीटा आता कहां से? चारों वायर्स पे फोर्स लगता है, दो का कैंसिल हो जाता था, दो पे जो फोर्स लगता था वो कपल बनाते थे, उनका कपल का टॉर्क निकालते थे, वही तो बिना साइन थीटा था। तो जरूर थोड़ी कि हम बिना साइन थीटा को यूज करें, हम बिना इस फॉर्मूले के भी जनरलाइज करके चारों वायर्स पे फोर्स निकाल के उनका टॉर्क निकाल के कर सकते हैं। लेकिन देखो दोनों तरीकों से करते हैं। तो सबसे पहले तो इसका टाउ कितना आएगा? अगर मैं इससे बिना साइन थीटा से करना चाहूं तो बी आई एन, एन तो एक ही है, एक लूप है, एक ही लूप है, तो एन बराबर 1, उसमें दिया एक ही लूप है, ठीक है? ए हो जाएगा इसका स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर, मतलब इसका टाउ आ गया बी आई एल स्क्वायर, ठीक? और इस टाउ को अब देखना ध्यान से, सबसे पहले तो इस पे टॉर्क निकालो, कहां आएगा? ध्यान से सुनना, टॉर्क आएगा कैसे, कैसे रोटेट करेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, किस तरीके से रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा इसको। तो कैसे निकालते हैं टॉर्क की डायरेक्शन? एम क्रॉस बी। तो पहले इसका एम बताओ कहां है, तो फिंगर्स को कर्ल करो पहले, तो ये फिंगर्स हो गई, कर्ल देखो ऐसे, तो अंदर गया एम, ठीक, ये एम आ गया, अंदर हो गया एम, और ये हो गया बी। अब लगाओ एम क्रॉस बी, तब टॉर्क आएगा। तो एम क्रॉस बी कहां लगाए? तो देखो अंदर की तरफ एम, अंदर की तरफ एम, क्लियर, और क्रॉस बी, ये बी, समझ गए? छोटे एंगल से तुम ऐसे कर लो एम, अब घुमाओ बी की तरफ, तो ऐसे थोड़ी घुमा दोगे, उल्टा एम और क्रॉस बी ऐसे भी नहीं घुमा पाओगे, बड़ा एंगल है, तो ऐसे करना पड़ेगा, एम क्रॉस बी, ऐसे। ये आया, ये आया, मतलब ये आया, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा, देखो ये आया, समझना ध्यान से। टॉर्क की डायरेक्शन क्या आई? एम क्रॉस बी, बहुत जरूरी है ये थंब, थंब बताएगा एक्सिस जिसके अबाउट ये घूमेगा, और फिंगर्स बताएंगी सेंस घूमने का। तो ये लूप ऐसे घूमेगा, ऐसे, और एक्सिस कहां होगी उसकी? यहां, ऐसे, ये एक्सिस होगी, मतलब ये है डायरेक्शन टॉर्क की, समझना, ये टॉर्क की डायरेक्शन है, एक्सिस छोड़ो, टॉर्क की डायरेक्शन है, और ये फिंगर्स जो है ये इस लूप के घूमने का सेंस बताएंगे, मतलब ऐसे घूमेगा लूप, ऐसे ऐसे, फिंगर्स ऐसे जा रही ना, तो लूप जो है वो ऐसे घूमेगा, क्लियर? और जब सोचो, जब ये लूप ऐसे घूमेगा तो इस वाले ये वाला जो साइड है वो जमीन को दबाएगा, और ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, समझ गए? तो ऐसा लगेगा कि यहां पे कोई अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, समझ गए ना? ओके, अब सुनो बहुत ध्यान से, तो यहां फोर्स लगेगा, ये घूमने की कोशिश करेगा ऐसे, तो ये दबाएगा इसमें अंदर, तो अंदर दबाएगा, मतलब लूप जमीन पे नॉर्मल लगाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है ऐसा, ग्राउंड पे नॉर्मल लगाएगा, ठीक, अंदर की तरफ, तो जमीन इस पे बाहर की तरफ नॉर्मल लगाएगी, है ना? किस वायर पे? देखो ऐसे, पूरे ही वायर पे, पूरा वायर ही दबाएगा, तो पूरे वायर पे नॉर्मल लगेगा ऐसे। तो मैं यहां पर वायर पे नॉर्मल लगा देता हूं एम, कहां? डॉट से, समझ गए? डॉट ऐसा बाहर की तरफ, ये फील करना कि ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसा रखा है, और ये डॉट जो है वो ऊपर आ जाएगा ऐसा, और इस लूप का एमजी नीचे लगेगा, तो मैं यहां पे एमजी भी लगा रहा हूं, इसका एमजी लगेगा क्रॉस से, क्रॉस मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसा। अब एमजी कहीं ऐसा लगता है, तो वो फील करो कि ये ऐसा रखा हुआ है, तो नीचे आ जाएगा एमजी, समझ गए? अब देखो, इसका मतलब मैं एक काम कर सकता हूं, अब सोचो तुम, मैंने अभी बोला था तुमसे पहले कि बिना साइन थीटा किसी भी एक्सिस के अबाउट लगाओ, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, हमेशा सेम रहता है ना? तो चलो मैं इसी एक्सिस के अबाउट निकाल देता हूं। अब इस एक्सिस के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क क्या होगा? 0, क्योंकि नॉर्मल और एमजी तो यहीं से, सॉरी नॉर्मल, तो इस एक्सिस के अबाउट PQ मान लेते हैं, ठीक? तो अबाउट PQ, टाउ मैग्नेटिक फील्ड, टाउ मैग्नेटिक फील्ड कैसे घुमा रहा है इसको? ऐसे,
है ना। और सेंस सोचो इसके अबाउट mg अंदर लग रहा है तो वो ऐसे घुमाएगा, बिना साइन थीटा ऐसे घुमा रहा है और mg ऐसे घुमाएगा, क्योंकि यहां से mg तो अंदर जा रहा है ना, समझ गए, बराबर टाउ mg। तो ये क्या है, बी आई एन तो 1 है, बी आई एल स्क्वायर बराबर टाउ mg कितना आएगा, देखो इस एक्सिस के अबाउट तो mg अंदर है और इनटू ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है, l बाई 2, तो mg इंटू एल बाई 2, एल से स्क्वायर खत्म, तो b मिनिमम आ गया तुम्हारा mg अपॉन 2i l, ये हो गया b मिनिमम, समझ गए, क्लियर। अच्छा अब मैं दूसरे तरीके से इसी को बता देता हूं। बेटा एक बात सोचो, मैं बायर्स पे फोर्स लगा के बता देता हूं आपको, ठीक। तो सुनो, ये मिटा देते हैं। अब देखो फिर से अबाउट PQ ही करता हूं मैं, बहुत सिंपल है, अबाउट PQ ही करूंगा, इसी के अबाउट देखते हैं या कि जिसकी आपके मर्जी हो। तो चलो पहले इस वाले वायर पे फोर्स बताओ कितना लगेगा, इस वाले वायर पे फोर्स, तो IL और B कहां है, यही है B, तो इस पे तो फोर्स 0 हो गया, वायर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, IL क्रॉस B कहां करोगे, 0, थीटा 0 है, ILB साइन थीटा, जहां B और IL के बीच का एंगल 0 है यहां पे, क्योंकि इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए ऐसा है। और इस पे बताओ, इस पे भी देखो ये करंट है और ये मैग्नेटिक थीटा 180 है, तो इस पे भी तो फोर्स 0 आएगा, तो इस पे और इस पे तो फोर्स ही नहीं लग रहा, अब बचे ये दो, है ना। अब इस पे फोर्स देखते हैं, तो यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है IL, तो इस पे फोर्स लगाओ, तो IL देखो, अब ध्यान सुनना, अब ऐसे कर, कुछ लोग ऐसे करेंगे, फोर्स निकाल रहे हैं इस वायर पे, फोर्स से टॉर्क निकालेंगे, अभी मैंने बिना साइन थीटा से निकाला था टॉर्क, तो IL अब B कहां है, यहां है, तो ऐसे करना पड़ेगा, IL क्रॉस B, तो ये देखो अंदर जा रहा है, इस पे फोर्स अंदर जा रहा है, देखा, इस पे फोर्स अंदर चला गया, क्लियर। तो इस वायर पे फोर्स अंदर जाएगा और इसी एक्सिस के अबाउट हमें उसका टॉर्क चाहिए, तो ये वाला जो फोर्स अंदर जाएगा इस पे, F जो अंदर जाएगा, सॉरी क्रॉस, कितना होगा, IBL जो अंदर जाएगा, उसका तो टॉर्क आएगा ही नहीं इसके अबाउट। और इस पे देखो, अब इस पे देखो मैग्नेटिक फील्ड ये है और I ये है, थीटा 90 है, ये करंट है, अब इस पे निकालो फोर्स, तो IL, ये IL और क्रॉस भी देखो ये है, IL क्रॉस भी, ये बाहर आ रहा है IBL, कितना, IBL, तो इस पे फोर्स जो आ रहा है, इसका देखो पूरा लिख दे रहे हैं, इस पे F बराबर IBL, क्रॉस से है, लेकिन इस पे टॉर्क 0 आएगा उसका, क्योंकि यहीं से पास हो रहा है और इसी के अबाउट टॉर्क निकालना है हमें। इस पे देखो फोर्स कितना आएगा, F बराबर, इस पे भी IBL आएगा, लेकिन ये आएगा कहां, बाहर की तरफ, ऐसा देखो फिर से एक बार, IL क्रॉस B, तो ये आ रहा है बाहर की तरफ फोर्स, तो ये बाहर की तरफ फोर्स आ गया। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट ये लग रहा है फोर्स, तो इसका तो टॉर्क आएगा ना, कितना, IBL इंटू L, समझ गए, करो IBL इंटू L, तो IBL इंटू L, तो IBL स्क्वायर आ गया वही। तो कभी भी किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालो बिना साइन थीटा से या ऐसे, सेम आएगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट, क्लियर। चलो तो हम क्या करते हैं, अबाउट PQ क्या करोगे, इस CD मान ले रहे हैं इसको, फोर्स ऑन CD है IBL इंटू, इसका टॉर्क चाहिए ना, तो इसके अबाउट इस फोर्स का टॉर्क IBL इंटू L बराबर mg का टॉर्क, mg अंदर देखो अंदर जा रहा है, तो mg इंटू L बाई 2, mg इंटू L बाई 2, ये टॉर्क होगा। फिर से वही आ गया B बराबर mg अपॉन 2IL, यही आएगा ना, हाँ ये हो गया देखो B, mg L से L खत्म अपॉन BI, बिल्कुल क्लियर। ये आई थिंक सभी को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी 100%। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन इसी में कर लेते हैं, देखो देखना बेटा, मान लेते हैं ये, वैसे आप लोग भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, सिंपल है बिल्कुल। मान लेते हैं कि ये एक रिंग है, ठीक, और इस रिंग को मैंने यहां एक थ्रेड से ऐसे सस्पेंड कर दिया, ठीक, थ्रेड से सस्पेंड कर दिया। इसका रिंग का मास है m, तो यहां सेंटर ऑफ मास पे इसका नीचे लग जाएगा mg, क्लियर, ऐसे रखिए रिंग ऐसे, ठीक।
अब इसमें करंट फ्लो हो रही है आई ऐसे करोगे तो एम क्रॉस बी। हाँ, और देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें करंट हो रही है एम एम। हाँ, ये इसमें करंट है, ठीक। ये सब कुछ दिया है उसमें, क्या दिया है कि इस रिंग में आई करंट है, इस रिंग का मास एम है और ये इस तरीके से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और यहां थ्रेड से सस्पेंडेड है, तो यहां पे लगेगी टेंशन टी। समझ गए? अब वो कह रहा है कि बताओ ये इक्विलिब्रियम में है, रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, देन व्हाट इज द टेंशन? ये टेंशन बता दो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बता देंगे। देखो क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, बी बी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका एम वेक्टर बताओ पहले, तो इसका एम वेक्टर कहां होगा? तो ये देखो ऐसे, ये कर्ल करो फिंगर्स को ऐसे, ये कर्ल किया तो एम वेक्टर ऊपर आएगा, ऐसे बना देते हैं, ठीक। तो ये हो गया एम वेक्टर। अब इसका एम वेक्टर मतलब म्यू वेक्टर, म्यू या एम, म्यू वेक्टर। अब इस पे टॉर्क बताओ पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना लगेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क बिना साइन थीटा होता है, क्योंकि क्लोज्ड लूप है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क तो कंफर्म है, टाउ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया बी आई एन, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, एक लूप है, तो बी आई ए, इसकी रेडियस है आर, रेडियस कितनी है? आर, तो बी आई एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और साइन 90, क्योंकि म्यू क्रॉस बी, तो म्यू ये है और बी यहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है, साइन 90, तो टाउ मैग्नेटिक फील्ड हो गया पाई आई बी आर स्क्वायर। ये बहुत जरूरी है पहले तो। चलो हमने क्या किया अभी, मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क तो आ गया, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क से थोड़े ना डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क का डायरेक्शन निकालो, तो क्या होता है? म्यू क्रॉस बी, अभी बोला था। तो पहले तो मैंने कर्ल करके म्यू निकाल लिया, अब म्यू क्रॉस बी, देखो म्यू क्रॉस बी, ये भी है, तो ये यहां आया, देखो ये है टॉर्क की डायरेक्शन, ये है टॉर्क की डायरेक्शन, ये टॉर्क की डायरेक्शन है, और घूमेगा कैसे वो ये बताती है, फिंगर्स बताती है, समझ गए ना? तो म्यू क्रॉस बी से ये थंब बता रहा है अंदर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन, लेकिन घूमेगा कैसे ये वो उंगलियां बताती हैं। म्यू क्रॉस बी करने पे जो फिंगर कर्ल होती हैं वो घूमने की डायरेक्शन बताती हैं, मतलब कि ये लूप कुछ ऐसे घूम रहा होगा, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, समझ गए? क्लियर? ये लूप ऐसे घूम रहा है, ओके। अच्छा, अब एक काम करना है बेटा, थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दी मैंने, मैग्नेटिक फील्ड को यहां ले दो, या छोड़ो, मैग्नेटिक फील्ड यहीं रहने दो, करंट को उल्टा कर दो, ठीक है? करंट को ऐसा किया था, ऐसे कर दो करंट को, ये है करंट, ठीक। तो यहां पे ये करंट ऐसे आ जाएगी, ठीक। अब देखो करंट ऐसे कर दी तो म्यू कहां आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो ये म्यू आ जाएगा आपका नीचे की डायरेक्शन में, ठीक। म्यू वेक्टर, डाइपोल मोमेंट। अब करो, अब टॉर्क निकालो इसका, अभी देखो समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। तो टॉर्क जब निकालोगे तो म्यू क्रॉस बी, तो म्यू कहां है? नीचे, तो ये म्यू हो गया, है ना? और बी कहां है? सामने, तो म्यू की तरफ फिंगर्स करके बी की तरफ ऐसे कर दो, म्यू क्रॉस बी, ये थंब आ गया, ठीक। मतलब ये टॉर्क की डायरेक्शन है, लेकिन घूमने का सेंस ये है, मतलब ऐसे, मतलब ये ऐसे घूमेगा। तो अगर ये सोचो, अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा, तो यहां तो टेंशन आ जाएगी, क्योंकि ये नीचे दबा रहा है इसको, तो यहां टेंशन आ गई, और नीचे क्या है? mg। समझ में आया? तो ध्यान रखना कि बिना साइन थीटा, जो पाई ये टाउ मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस सेंस में घुमा रहा है इसको। क्लियर? चलो अब क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है तो इक्वेशंस बनाओ। कैसी इक्वेशंस बनाए? तो सब अच्छा ये बताओ पहले, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे नेट फोर्स तो जीरो होगा, है ना? एक्चुअली में इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी वैल्यू नहीं दी गई, मैग्नेटिक फील्ड भी हमें फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन द रिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो इस क्लोज्ड लूप में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा? जीरो बताया था, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो ही होगा, लेकिन टॉर्क लगेगा, ठीक। तो यहां पर अब मैं पहले इक्विलिब्रियम बनाता हूं, तो फोर्स इक्विलिब्रियम मतलब कौन सा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल, दो होते हैं ना। तो पहले ट्रांसलेशनल
इक्विलिब्रियम। बताओ जल्दी से, P ऊपर mg नीचे, P बराबर mg, फर्स्ट इक्वेशन। क्यों? इसलिए क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स तो लगता ही नहीं है, तो खत्म हो गया mg और t, तो t बराबर mg, दैट्स ऑल। अब मैग्नेटिक फील्ड भी पता करना है, तो देखो t आ गया, अब मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसे निकाले। तो अब तुम्हें रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क जीरो, किस पॉइंट के अबाउट जीरो? किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो। तो एक काम करते हैं क्या, बी का जो टॉर्क होगा वो तो यही रहेगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो चलो हम इसी पॉइंट के अबाउट लगा दे रहे हैं, ठीक है, ये पी पॉइंट के अबाउट। तो सिग्मा टाउ पी बराबर जीरो। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? पी के अबाउट देखो टेंशन तो यहीं से पास हो गई, तो टेंशन का टॉर्क जीरो हो गया, ठीक। और mg का टॉर्क देखो, mg ऐसे घुमाएगा, देखो mg यहां लग रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट mg तो ऐसे गिराएगा, है ना। और इस पॉइंट के अबाउट बिना साइन थीटा वो तो ऐसे ही घुमाएगा, हर पॉइंट के अबाउट सेम ही होगा, इसका टॉर्क यही होगा, अभी बताएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाउ बी बराबर टाउ mg, ये दोनों टेंशन का तो जीरो हो गया, तो दोनों का बराबर होना चाहिए। टाउ बी कितना आ जाएगा, पाई आई बी आर स्क्वायर बराबर टाउ mg कितना आएगा, इस पॉइंट के अबाउट देखो mg इंटू आर, mg इंटू आर, क्लियर। तो स्क्वायर से ही आर खत्म, तो देखो यहां पे b भी आ गया, तो b बराबर आ गया mg अपॉन पाई आई आर, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, पूरी कोशिश करें।